नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। खबर है कि भारत को टुकड़ों में बांटने की पूरी सुपारी दे दी गई है। हालांकि यह ख्वाब बहुत पुराना है। पहला ख्वाब 1947 में पूरा हो गया। ख्वाब नहीं बल्कि जो पूरी रणनीति थी वो पूरी हो गई। और उसके बाद लगातार ये ख्वाब आज से नहीं वर्षों से चलते आ रहा है और उसमें कामयाबी भी मिलती रही। आप इमरजेंसी का दौर याद कीजिए जब देश में डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, उसके इथॉस को पूरी तरह से सीज कर लिया गया। उस वक्त भी यही कहा गया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां देश को तोड़ने पर आमदा हैं और मिसेस गांधी ने इसी का हवाला दिया था। ये बात सही है, लेकिन 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो और उसके बाद लगातार भारत में अलग-अलग तरीके के उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश भी, उसके लिए पूरी रणनीति बनती रही। कहीं अपीसमेंट की रही, कहीं कास्ट वॉर कराने की रही, सांप्रदायिक वॉर कराने की रही, सांप्रदायिक दंगे होते रहे और राइट्स तो होते ही रहे। और इस सब के पीछे जितनी गलती इंटरनल है, उससे अधिक रणनीति, उससे अधिक साजिश एक्सटर्नल है। और एक्सटर्नल गलतियों की वजह से, एक्सटर्नल रणनीति की वजह से और इंटरनल गलतियों की वजह से ये सब भारत में मुमकिन हो पा रहा है। मित्रों, अभी जो ताजा सूचना मिल रही है वो ये है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए को एक टास्क दिया गया और वो सीआईए दुनिया के अलग-अलग देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिल करके गुप्त रणनीति पर काम कर रही है। उसमें 2 देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पाकिस्तान का आईएसआई और दूसरा बांग्लादेश का जो इंटेलिजेंस है। हालांकि बांग्लादेश उस तरह से कोई इंटेलिजेंस, उस तरह का कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन देश है तो उनके यहां भी खुफिया एजेंसी है। तो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को खास तौर से सीआईए अपने नेट में रखे हुए है। आप ये कहें कि सीआईए की उपज ही है आईएसआई और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी। अगर सीआईए नहीं हो तो आईएसआई की कोई औकात नहीं है और बांग्लादेश की भी खुफिया एजेंसी की कोई औकात नहीं है। भारत की तरफ से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने सारे पटाक्षेप एक के बाद एक किया है और लगातार इस तरह की शक्तियों को न्यूट्रलाइज करने में अपनी भूमिका अदा की है। और 71 में तो उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी जब देश को तोड़ दिया पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान बट गया। तो जो लोग भारत को बांटने की साजिश कर रहे थे, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही इसकी जानकारी मुहैया करा करके उनकी कमर तोड़ दी। लेकिन भारत में अभी पिछले कम से कम 1 दशक से, जब से नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है, तब से एक ग्रुप को ये सुपारी मिल गई है और सुपारी दे दी गई है कि एक तरफ आप नरेंद्र मोदी के ऊपर सांप्रदायिक होने का अटैक करते रहो और दूसरी तरफ भारत को जातियों में खंडित करने का षड्यंत्र करते रहो और वो षड्यंत्र परवान चढ़ेगा। पिछले दिनों राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर थे। राहुल गांधी के जो ओवरसीज प्रोग्राम्स को करते हैं खासतौर से अमेरिका में, सैम पित्रोदा और उनका जो संगठन है वो, सैम पित्रोदा के संगठन को कौन-कौन संगठन मदद करता है, ये मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूं। आज फिर रेफरेंस में मैं, क्योंकि वो जिक्र हुआ है तो ये जिक्र करना बहुत जरूरी है। ओपन सोसाइटी से लेकर के, फूड फाउंडेशन से लेकर के, रॉकफेलर फाउंडेशन से लेकर के, बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन तक सबने मदद की है। और भारत में जो इनकी संस्था है वो है राजीव गांधी फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन को
दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से फंड मिले हैं। सबसे अधिक फंड उन्हें जो मिला है, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिला है। 118 करोड़ से भी अधिक रुपए। अब मैं इस इन सारी बातों का ज़िक्र क्यों कर रहा हूं? अभी 3 कैरेक्टर का मैं आपके सामने नाम रख रहा हूं। पहला है पीटर नवारो, दूसरा है होवार्ड लुटनिक और तीसरा है लॉरा लूमर। ये तीनों कैरेक्टर, एक महिला है और 2 पुरुष हैं। ये तीनों कैरेक्टर आजकल अमेरिका में ट्रंप के प्रशासन में रहते हुए भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये तीनों कैरेक्टर। लॉरा लूमर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके खिलाफ डोज के जो चेयरमैन थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि फिर वापस आ गए हैं। लेकिन डोज के जो चेयरमैन बनाए गए थे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस जिसको आप कहते हैं अमेरिका का, उसके जो चेयरमैन बने थे एलॉन मस्क, उनका सीधा सीधा तकरार है लॉरा लूमर के साथ। जब उनको प्रेसिडेंट ट्रंप इंडक्ट कर रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे थे, तो एलन मस्क ने भारी विरोध किया और कहा कि ये लेडी वो डिजर्व नहीं करती है जितना आप इन्हें दे रहे हैं, और आप अपने साथ इसको ला करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब ये लॉरा लूमर का जो सबसे बड़ा अटैक है, आप जानेंगे तो हैरान, और ये सब अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। डीप स्टेट वहां पर देखिए, अमेरिका में जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी कोई चलती नहीं, वो सिर्फ मुखौटा है। चाहे वो डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट हो, वो सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है। अब ये जो डीप स्टेट अलग अलग जगहों पे अपने आदमी को डिप्लॉय करता है, कई बार उनका डिप्लॉयमेंट को फेल कर देता है। जैसे इसी ट्रंप प्रशासन में 2-3 लोग ऐसे हैं जो डीप स्टेट के खिलाफ खड़े होकर के ट्रंप का विश्वास जीता और वो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में है। जैसे रॉबर्ट एफ कैनेडी, जैसे जय भट्टाचार्य। ये लोग जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में अभी आए हैं और खास तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, ये सब ट्रंप के चहेते हैं। लेकिन और वो डीप स्टेट के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी पूरी जो लड़ाई थी वो यही थी कि डीप स्टेट और फार्मा मिलकर के अमेरिका को तबाह कर रहा है। अब ये जो लॉरा लूमर है और हॉवर्ड लुटनिक है और पीटर नवारो है, ये तीनों शख्सियत क्या-क्या गुल खिला रहे हैं और किनके-किनके साथ इनका वास्ता पड़ रहा है और कैसे भारत को डिस्ट्रॉय करने की पूरी रणनीति ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ करके कर रहा है। लॉरा लूमर चर्चित हुई अपने एक बयान से। उनका कहना था कि भारत जो टेक कंपनियां हैं अमेरिका की, उनके लिए जो आउटसोर्सिंग भारत की कंपनियां करती हैं, ये आउटसोर्सिंग अमेरिकी कंपनियां बंद कर दे। और इस बात को चैंपियन कर रहे हैं हॉवर्ड लुटनिक भी। वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन लॉरा लूमर कह रही हैं कि अमेरिकी टेक कंपनियों को जरूरत नहीं है आउटसोर्स करवाने की भारत से, और इससे फायदा भारतीयों को हो रहा है। भारतीय जो वहां के एम्प्लॉय हैं उनको फायदा हो रहा है, वो मिलियंस बिलियंस में डॉलर कमा रहे हैं और अपने देश को भेज रहे हैं, उनका देश मजबूत हो रहा है। अब इसी मुद्दे पर एलन मस्क का भारी विरोध था और एलन मस्क को मालूम है कि भारत के टैलेंट के बिना पर अमेरिका की टेक कंपनियां सरवाइव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। खुद अमेरिका, एलन मस्क की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, और एक कंपनी नहीं, टेस्ला तो एक कंपनी है, स्टारलिंक तो, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं एलन मस्क की। उस सब में भारतीय दिमाग बहुत पूरी तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इंडियन मूल के जो भी सिटीजन हैं, कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, वो इनके लिए काम कर रहे हैं। और एलन मस्क ने खुले तौर पर यह बयान दिया हुआ है पहले से ही कि भारत के टैलेंट को हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसलिए भारत से हमें रिश्ते को मजबूत रखना है। तो एलन मस्क लगातार ट्रंप के इस फैसले से, इस तरह के बयान देने वालों से खुद को दूर रखे हुए है, लेकिन ट्रंप ऐसे लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2,
हॉवर्ड लुटनिक, हॉवर्ड लुटनिक वहां के वाणिज्य सेक्रेटरी हैं, आप उसे वाणिज्य मंत्री कह लीजिए। ये जो सेक्रेटरी जो हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, वो बिल्कुल ठीक है टैरिफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भारत जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसको और भी कड़े टैरिफ से गुजरना पड़ सकता है। ये हॉवर्ड लुटनिक कह रहे हैं। अब एक जो सबसे बड़े माहिर आदमी हैं, जो भारत को तोड़ने की असल प्लानिंग को हवा दे रहे हैं, वो हैं पीटर नवारो। पीटर नवारो उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि भारत को कैसे सांप्रदायिकता में उलझाओ और जातीयता में उलझाओ। ये दो बड़े प्रोजेक्ट हैं कि भारत को सांप्रदायिकता में भी उलझा करके रखो, हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे और जातीय फसाद हो और मुसलमानों को खास तौर से भड़काते रहो कि ये देश आपका नहीं है, इस देश में आप रेंट पर हैं, आप यहां पर रेंट दे रहे हैं और रह रहे हैं, और भड़का करके अपीजमेंट करवाते रहो और मुस्लिम को तुष्ट करके मुस्लिम को मजबूत बनाओ। जिस दिन मुस्लिम आबादी मजबूत हो जाएगी, भारत खुद ब खुद टूट जाएगी। ये है उनका एक प्रोजेक्ट। अब दूसरा प्रोजेक्ट हुआ है कास्ट वार। तो पीटर नवारो कह रहे हैं कि भारत में जो सबसे ज्यादा मलाई खा रहे हैं, वो पूरा कमा रहे हैं, वो ब्राह्मण्स कमा रहे हैं। अब ये इन्होंने डायरेक्ट नाम लेकर के, जातीय शब्द का नाम लेकर के ये बोल रहे हैं, ताकि यहाँ के समाज में एक खास जात के प्रति घृणा पैदा हो। और उस जाति को खास तौर से टारगेट करो जो जाति की नैतिकता की सबसे बड़ी बात कह रहा है और भारत को इंटैक्ट रखने में अपनी बड़ी भूमिका प्ले कर रहा है, उसको उसी के ऊपर अटैक करो। और जब ये अटैक करोगे तो वो उसमें उसके विषाक्त भाव को पूरे समाज में फैलाया जाएगा और भारत में जो जातीय एकजुटता है, जो जो इसको कहते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को ही ब्रेक कर दो। डाइवर्सिटी को डाइवर्सिफाई करो और इसको यूनाइट मत होने दो। इसको डिफरेंसेस में लगा दो, क्रिएट कर दो। अगर वो डाइवर्सिफाइड है तो उसमें डिफरेंस होना चाहिए, उसमें यूनिटी नहीं होनी चाहिए। और डिफरेंस जब जब होगा तो वो कमजोर हो जाएंगे। तो जातीय खंड खंड करने की ये एक प्लानिंग है और उसमें उनको मालूम है कि कौन सा ऐसा शब्द छोड़ा जाए ताकि इसको हवा मिले और दोनों वर्ग जो है आपस में टकराहट में इन्वॉल्व हो जाए और उसका दूरगामी प्रभाव जो है भारत के टुकड़े में हो, जैसे कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाया गया 1947 के पहले और भारत के दो टुकड़े कर दिए गए। आज आप कल्पना कीजिए अगर भारत के दो टुकड़े नहीं होते तो आज आप अपने यहां गाड़ी से, फोर व्हीलर से, टू व्हीलर से, मतलब पैदल रास्ते से आप रसिया होते हुए इंग्लैंड पहुंच सकते थे, फ्रांस पहुंच सकते थे। ये हालत है। पैदल आपको एयर एयर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको काट दिया गया और बीच में पाकिस्तान बना दिया, अफगानिस्तान बना दिया। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे बना, अब आपको वहां से गुजरने के लिए इन दोनों देशों की इजाजत लेनी पड़ेगी और इसलिए आप हिंदू कूच तक जाने से रुक गए। ये बड़े प्लान का हिस्सा था, इसलिए लोग समझते हैं कि हिंदू मुसलमान का वो बंटवारा था, बंटवारा लैंड का था और बंटवारे पर इन अंग्रेजों की नजर थी, इन अमेरिकन्स। और अमेरिकन्स जो हैं, आप उनके बारे में गलतफहमी मत पालिए। अमेरिकन्स क्या हैं कि पूरी दुनिया से माइग्रेट हुए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का जमावड़ा है और फिर बाद में तो और अन्य धर्म के भी लोग पहुंच गए हैं। यहूदी भी वहां बड़ी संख्या में हैं, इस्लामिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, इस्लाम भी बड़ी संख्या में वहां पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। तो पूरी दुनिया से महज 400 साढ़े 400 साल पुराना इतिहास है अमेरिका का। तो पूरी दुनिया से माइग्रेशन हुआ और अमेरिका वहां पर बना। अब इसीलिए वहां पर इंग्लैंड की भी बड़ी दखल है, यूरोप की भी बड़ी दखल है। तो ये सब एक जमाने में भारत को अपना कॉलोनी बनाए हुए थे। आज जो ब्रिटिशर्स अमेरिका में रूल कर रहे हैं या अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो एक जमाने में भारत में उनका इन्फ्लुएंस था या उनके फोर फादर का इन्फ्लुएंस था। तो वही हेरिडिटी चली आ रही है। इसलिए वो इंग्लैंड से बहुत अलग है ऐसा मत मानिए। तो अमेरिका इंग्लैंड के साथ, अगर इंग्लैंड का इंटेलिजेंस एजेंसी इस मुद्दे पर काम कर रहा हो तो इससे आप
बिल्कुल भी अनभिज्ञ मत रहिए, ये लोग काम कर रहे हैं। उनके एजेंडे पर है कि भारत को किसी भी रूप में यूनाइट नहीं होने दो। अगर भारत यूनाइट हो गया, तो भारत के पास वो सामर्थ्य है, आर्थिक और सामरिक और राजनीतिक, ये तीनों सामर्थ्य है, और तकनीकी, तीन चारों सामर्थ्य है जिससे भारत बहुत आगे निकल सकता है। तो अब सीआईए ने, अब ये जो पीटर नवारो हैं या होवार्ड लुटनिक हैं या लॉरा लूमर हैं, ये सब जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि एजेंडा भारत को तोड़ने का जो है, उसको प्रमुखता से इन्होंने हाथ में ले लिया है। अब इस एजेंडे को सफल कैसे बनाना है, इसके लिए ऑपरेशन मोदी उन्होंने तय किया है कि अगले 5-6 महीने में मोदी के खिलाफ देश भर में वातावरण तैयार करो। और इसकी सुपारी मिली है बहुत सारे लीडरों को। मैं डायरेक्ट नाम तो लेना ठीक नहीं है, लेकिन इन सबको ये सुपारी मिली है। खुलेआम सार्वजनिक मंचों से पत्रकारों तक की जात पूछी जा रही है कि आप किस जात के हैं? पत्रकारों की जात। पत्रकार की क्या जात होगी, आप बताइए। पत्रकारों को पूछा जा रहा है कि आपकी जात क्या है? खुलेआम। कौन पूछ रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है। खुलेआम दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, और संजोग से वो प्रोफेसर मेरे मित्र हैं बड़ी अच्छे, और मेरी आज से नहीं 25 वर्षों से मेरी उनकी दोस्ती है। बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े सबसे नंबर 1, अभी उनकी रैंकिंग आई है, नंबर 1 नंबर 1 कॉलेज के वो प्रोफेसर हैं। वो आग उगल रहे हैं वर्तमान सरकार के खिलाफ। एक संघ, एक जो संस्था है उसके खिलाफ आग उगल रहे हैं कि खुलेआम ये चैलेंज है कि उन्होंने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जनतांत्रिक तरीके से मोदी सत्ता में आए हैं। मोदी ने कोई सैनिक पलट नहीं किया है या किसी का तख्ता पलट नहीं किया है, कू नहीं किया है मोदी ने। मोदी चुनाव में गए हैं, चुनाव लड़े हैं, जीत करके आए हैं। देश की जनता ने मोदी को चुना है। फिर आप कहें कि उनके खिलाफ एकदम ओपन लड़ाई है, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक खास जाति विशेष से आते हैं और आपको इससे इम्यूनिटी मिली हुई है। और इसी पर हमारी जो विदेशी शक्तियां हैं, जो जो डीप स्टेट है, और जो खास तौर से अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इन्हीं जैसे व्यक्तित्व पर काम कर रही है। इस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, इसकी कमीशन को रिपोर्ट की लागू करो, माइनॉरिटी कमीशन हो गया, जाति जनगणना का खेल हो गया। ये सारे खेल पिछले 10-11 वर्षों में रफ्तार पकड़े हैं, और अब वो, और समझिए कि आखिरी परिणति पर पहुंच गया है। जातीय जनगणना आज का विषय नहीं है। जातीय जनगणना पिछले 2-3 वर्षों में बहुत फाइन ट्यून करके प्लानिंग की गई, और जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ अमेरिका में, ये पहले से चला आ रहा है। जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो लग रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा, क्योंकि ट्रंप के साथ मोदी की अच्छी दोस्ती है। लेकिन ट्रंप जो गलती किया है, उससे लग रहा है कि अब ये जो पीटर नवारो जैसे लोग जो हैं, उनको बड़ी ताकत मिल गई है। उनको लग रहा है कि वो उस प्रोजेक्ट के हिस्सा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अच्छा, अब ट्रंप और मोदी में तकरार हो गया है, यही मौका है जब हम अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। और ये ऑपरेशन वहां से प्रारंभ है। मित्रों, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अमेरिकी चर्च प्लानिंग कर रही है भारत में ऑर्गेनाइज्ड धर्म परिवर्तन का। और वहां पे जो अमेरिकी चर्च का जो भी करता धरता है, जो भी कंट्रोल करता है, उनके पास भारत के एक-एक गांव के की तस्वीरें हैं, एक-एक गांव का मैप है, और उस पर वो रात दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं कि किस गांव को कब तक धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, उसको क्रिश्चियन बनाया जा सकता है। तो ये जो टुकड़ों में तोड़ने की सुपारी है, वो कई स्तर पर है, धार्मिक स्तर पर भी है, और उसमें इस्लाम भी बहुत हद तक शामिल हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी का धर्म पर परिवर्तन का जो जोर चल रहा है, वो चल रहा है।
अभी एक वीडियो आया था कि स्कूलों में जो हॉस्टल है, वहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का वीडियो आया था, राजस्थान से। इस तरह की घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। तो भारत को पहले जातीय उन्माद में फंसाओ, सांप्रदायिक उन्माद में फंसाओ, दंगे करवाओ और मोदी को बदनाम करो और आर्थिक मोर्चे पर उन्हें परेशान करो, टैरिफ लगा दो ताकि आर्थिक रूप से भारत की कमर टूटे और मोदी के खिलाफ वातावरण बने। लॉरा लूमर कहती है कि अगर हम आईटी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग करना बंद कर दें, तो आप कल्पना कीजिए लाखों नौकरियां चली जाएंगी, लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे। और मैं शुरू से ये कह रहा था कि भारत की जो टेक कंपनियां हैं, ये उनके लिए आउटसोर्सिंग कंपनी बन के रह गई है। इन्होंने अपना कुछ भी, हमारे इंजीनियर को इन्होंने इंजीनियर नहीं बनने दिया। आज वो बात सच साबित हो रही है और उन कंपनियों के लोगों ने अपना हित साधने के लिए हमारे इंजीनियर्स को उनकी रहमो करम पर छोड़ दिया। और आज अगर अमेरिकी कंपनियां इस तरह से फैसला लेती हैं, तो सोचिए क्या नतीजा होगा। हालांकि ऐसा वो ले नहीं सकते। एलन मस्क यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा पागलपन वाला कोई भी निर्णय लिया और लॉरा लूमर जैसी लेडी के कहने पर, जिसको कोई दूरदृष्टि नहीं है, उनके क्या ट्रंप से क्या संबंध है नहीं है भगवान जाने, लेकिन एलन मस्क से संबंध बहुत ही खराब है। और अगर वो इस तरह के निर्णय लेते हैं तो अमेरिका भी तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अमेरिका चल नहीं पाएगा। क्योंकि सारा दिमाग भारतीयों का है और भारतीय दिमाग से बैर लेकर के अमेरिका की खुद टेक कंपनियां ध्वस्त हो जाएंगी, चौपट हो जाएंगी। बहुत मुश्किल होगा अमेरिका को उभरना। क्यों? अगर मान लीजिए कि यहां से आउटसोर्सिंग बंद करते हैं, तो किसी दूसरे देश में जाकर के उनको करना पड़ेगा, फिर वही इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वही इन्वेस्टमेंट, वो कहां से लाएगी? तो टेक कंपनियां तबाह हो सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं। तो भारत से कम ये जोखिम वो ले नहीं सकती हैं। लेकिन लॉरा लूमर कह रही है कि ये जोखिम लेना चाहिए अमेरिका को, ये सलाह दे रही हैं। और हॉवार्ड लुटनिक कह रहे हैं कि नहीं, भारत के ऊपर और इंपोज करना चाहिए टैरिफ। और वहां जातीय टिप्पणी कर रहे हैं पीटर नवारो। तो ये सारा कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है और ये सब अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर खेला जा रहा है कि भारत को इन सभी सेक्टर्स में घुटने पर लाओ, उसे तोड़ो और मोदी को विदा करो। ये है ऑपरेशन सीआईए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देशवासी सीआईए की इस ऑपरेशन मोदी को ध्यान में रखेंगे और अभी कम से कम मोदी के साथ खड़े होने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।